माँ का इतना कहना था कि दामिनी को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन दामिनी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी दामिनी ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, दामिनी का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा एवं महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी दामिनी का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज भी दामिनी अपनी माँ से खफा थी। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसकी भाई की पत्नी कनक ने भी कई बार दामिनी से घर ना आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। दामिनी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक दामिनी को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि सारांश दामिनी से छोटा था। परंतु कनक के आने के पश्चात जब दामिनी अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपने माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह एवं परवाह देख दामिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है, यह बात दामिनी की समझ से परे थी। दामिनी को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ दामिनी से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे दामिनी की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वे पर्दे जिन्हें दामिनी ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में दामिनी ने अपने माँ से बात की तो माँ बड़ी ही सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उसे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों दामिनी को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी दामिनी को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि दामिनी से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आओ। यह सुन दामिनी को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ दामिनी ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी दामिनी की माँ बोली, दामिनी तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि दामिनी को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन दामिनी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी दामिनी ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। शाम जब दामिनी मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख दामिनी अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार दामिनी को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ़ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी दामिनी पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब दामिनी को परेशान करता, क्योंकि मधु के ऐसा करने से दामिनी पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और दामिनी के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख दामिनी कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे।
जैसे ही दामिनी किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि दामिनी और मधु के बीच कहासुनी हो गई। दामिनी गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही दामिनी नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक दामिनी को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी कनक को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन दामिनी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, अब वह दूर हो चुकी थी। दामिनी ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। दामिनी को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत एवं प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। दामिनी के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प लेकर अपने कमरे से बाहर आई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।